और बात बहराइच की करते हैं, जहां हिंसा के मामले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने घटना से जुड़े आरोपियों के अवैध निर्माण को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। ऐसे घरों और दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जिसमें रामगोपाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अब्दुल का घर भी शामिल है। क्या है पूरा मामला, इस विशेष रिपोर्ट में आपको बताते हैं। नाम सत्य है। बुलडोजर तैयार, दंगाइयों पर होगा प्रहार। बहराइच के गुनहगार अब हो जाओ तैयार। यूपी में अपराध के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति अब नजीर बन चुकी है। उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि अपराध करेंगे और कानून उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अपराधियों पर एक्शन भी हो रहा है, और वो भी कानून के दायरे में रहते हुए। बहराइच में जिन लोगों ने दंगे किए, कानून को अपने हाथ में लिया और बेखौफ होकर अंधाधुंध फायरिंग की, अब वो खौफ में है। ये डर है प्रशासन का। बहराइच में हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है। हमारी मौजूदगी इस वक्त बहराइच के महाराजगंज बाजार में मौजूद है। दरअसल यहां पर पीडब्ल्यूडी की तरफ से कुछ मकान जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं, जिन मकानों को लेकर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल सकता है। अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो आप देखिएगा, इस मकान को भी जो है वो रेड क्रॉस से चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही इस बाजार में कई ऐसे मकान हैं जिन मकानों को चिन्हित किया गया है, और अब आने वाले वक्त में इन मकानों पर बुलडोजर जो है वो चल सकता है। बहराइच हत्याकांड के बाद से पुलिस लगातार एक्शन में है। आरोपियों की धरपकड़ के साथ उनके अवैध निर्माण पर भी पुलिस की नजर है। यही वजह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित कई आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया है। मेरे विजय सचिन, एक बार अगर आपको पीछे दिखाएंगे तो ये वो उस आरोपी का घर है जिस आरोपी को फिलहाल पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। और इस महाराजगंज बाजार में तकरीबन 30 से 40 ऐसी दुकानें और मकान हैं जिन मकानों को इस बुलडोजर एक्शन के तहत चिन्हित किया गया है। आने वाले वक्त में सर्वे किया जाएगा और सर्वे के बाद इन मकानों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। सूबे में सीएम योगी के सत्ता में आने के बाद से चाहे अपराधी हो या फिर दंगाई, उनका हिसाब ऑन स्पॉट होता है। अब बहराइच इस बात का गवाह बन रहा है कि गलती करोगे तो यही भरना पड़ेगा। गोपाल मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों पर हो रहा एक्शन इसी बात का उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर एक तरफ वक्फ की मनमानी को रोकने के लिए वक्फ संशोधन बिल बनाने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल के बयान से सियासत गर्मा गई है। हमारे टीम ने, रिपब्लिक भारत की टीम ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के दावों की रियलिटी चेक की। क्या निकला इन दावों में, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। 47 संपत्तियां तो ऐसी है जहां पर कहीं ना कहीं कोई कार्यालय बन चुके हैं। वक्फ का सवाल, दिल्ली टू भोपाल बवाल। बदरुद्दीन का बयान, मच गया घमासान। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल ने संसद से लेकर एयरपोर्ट तक को वक्फ की जमीन पर बनने का दावा किया तो हर तरफ बवाल मच गया। हर राज्य में चर्चा शुरू हो गई कि क्या वाकई सरकारी संपत्तियां वक्फ की जमीन पर बनी हैं। इसका जवाब तलाशने के लिए आर भारत की टीम मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंची। लोगों और अधिकारियों से बातचीत, जानकारी जुटाई तो पता चला कि भोपाल में पुलिस मुख्यालय से लेकर नगर निगम दफ्तर तक पर वक्फ अपना दावा कर रहा है। मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस मुख्यालय है, और वक्फ बोर्ड ये दावा करता है कि ये जो है कब्रिस्तान की जमीन पर बना हुआ है और इस पर वक्फ का दावा है। हालांकि ऐसी न सिर्फ पुलिस मुख्यालय बल्कि पुलिस कंट्रोल रूम, इसके अलावा कई सरकारी अस्पताल और कई ऐसी इमारतें जिसमें वक्फ का दावा है, जिसके की कोर्ट में मामले लंबित चल रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि 47 ऐसी सरकारी संपत्तियां हैं जिस पर वक्फ का दावा है।
तो सरकार का दावा कुछ और है, जिस पर कोर्ट में केस लंबित है। तो मध्य प्रदेश में 15,002 वक्फ स्टैट्स हैं और लगभग 47 संपत्तियां तो ऐसी है जहां पर कहीं ना कहीं कोई कार्यालय बन चुके हैं और वो उनकी वैधानिकता के लिए कि लीगली रूप से वो कौन सही है, वक्फ बोर्ड सही है या वो कार्यालय जो संचालित हो रहा है वह सही है, इसके लिए वर्षों से कोर्ट में उनके प्रकरण लंबित थे। तो जब हम एक तरफ लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करते हैं जहां न्यायालय को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, तो न्यायालय से जो भी निर्णय होगा वो निश्चित रूप से सर्वमान्य होगा, सबके लिए अच्छा होगा। बताया जा रहा है कि करीब 3 साल पहले वक्फ बोर्ड ने भोपाल के ऐशबाग थाने को जमीन किराए पर दी थी। 2021 में पुलिस अफसरों ने उनके साथ बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन आज तक किराया नहीं मिला। जो PHQ है वो 1970 से वक्फ रिकॉर्डों में दर्ज है और 1997 से यहाँ पर एक प्रकरण लंबित है जो हाई कोर्ट में वर्तमान में लंबित है। निचली कोर्ट से जो है वो वक्फ बोर्ड जीता है और हाई कोर्ट में पुलिस विभाग ने उसमें अपील की है और अपील के तहत उनको स्थगन मिला है। यह 3.5 एकड़ जगह है जो 1462 नंबर खसरे पर स्थित है। तो इस प्रकार की जो भी विवादित स्थितियां हैं उनको कानून के दायरे में रहकर हमें लगता है कि जल्दी हल किया जाएगा। जिस नियत से उन्होंने दान किए, जिस उद्देश्य से उन्होंने दान किए, उन उद्देश्यों की प्राप्ति होना चाहिए, उसकी पूर्ति होना चाहिए। अगर किराया नहीं आएगा तो उनके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जब से वक्फ बिल संशोधन की बात शुरू हुई, तब से वक्फ बोर्ड हर जगह, हर सरकारी संपत्तियों और सरकारी जमीन पर अपना दावा कर रही है और इसलिए वक्फ बिल में संशोधन की बात हो रही है, जिससे गरीबों को न्याय मिले और वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की करते हैं। तो एक तरफ जहां मंगलवार से विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन शुरू होने वाला है, तो दूसरी तरफ तमाम पार्टियों के बीच अब तक सीट बंटवारा नहीं हो पाया है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के मुंबई तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। लिस्ट को लेकर चर्चाएं हो रही है। जहां सत्ता पक्ष सीट बंटवारे को लेकर मंथन कर रहा है, वही विपक्ष के बीच सीट बंटवारे को लेकर ही किचकिच शुरू हो गई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट से बताते हैं। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। पार्टियां अपनी जीत की तैयारी में पूरी ईमानदारी से लग गई है। आपस में बैठकें हो रही है, चर्चा की जा रही है, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ इस बात पर अटक जा रही है कि आखिर 288 सीटों पर किस तरह से टिकटों को बांटा जाए कि जीत आसान हो जाए। खासकर हरियाणा में जिस तरह से बाजी पलटी, उसके बाद तो विपक्ष के लिए एक एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो गया है। महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति, महाराष्ट्र के महासंग्राम में दोनों अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। और इस सीट बंटवारे को लेकर आपसी घमासान की खबरें भी सामने आ रही है। खासकर महाविकास अघाड़ी में खींचतान थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है और इस खींचतान ने संजय राउत को ये बातें कहने पर मजबूर कर दिया। कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। कितनी सीटें हैं जो? कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है, समझ लो। लेकिन कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी 3 पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। आज सुबह मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो रहा है हो गया उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की
उद्धव ठाकरे जी से मुझे कुछ सूचनाएं मिली है, मैं उसका पालन करूंगा। हम ज्यादा अनुभवी है, महाराष्ट्र के नाना पटोले हमारे साथी है, लेकिन कुछ सीट पर पेच है। लेकिन महाविकास में परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मालेगांव में एक रैली की और इस रैली में उन्होंने चौंकाने वाला ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। लिस्ट में शिवाजी नगर से अबू आजमी, भिवंडी ईस्ट से रईस शेख, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी, मालेगांव से सैन्य हिंद को मैदान में उतारा गया है। वैसे सीटों के बंटवारे का पेच सिर्फ विपक्ष के लिए ही मुश्किल भरा नहीं है, सत्ता पक्ष भी इस पेच के पीछे बैठक और मंथन कर रहा है। शुक्रवार को देर रात गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर एक बार फिर महायुति की अहम बैठक हुई। बैठक में सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। टिकटों के बंटवारे और सीटों को लेकर दोबारा चर्चा हुई।